तहे दिल खुली बाहों चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ मैं आमिर आपका अपना ही यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो आज हम सीडीपी यानी वृद्धि एवं विकास को पढ़ेंगे। थ्योरी वृद्धि और विकास के बारे में आज चर्चा करेंगे। यहाँ से है ना 2 से 3 नंबर है ना हर बार पूछा जाता है। तो 2 से 3 नंबर प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे है ना थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, फिर पीवाईक्यू को लगाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो वृद्धि और फिर विकास, जिसको बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए पहला स्लाइड में दिया है आपको वृद्धि क्या चीज़ है, विकास क्या चीज़ है। ठीक है, बताना है आपको वृद्धि क्या है, विकास क्या है। तो वृद्धि से तात्पर्य होता है कि केवल शरीर में परिवर्तन यानी शारीरिक परिवर्तन, और जिसमें आपका ऊंचाई आता है, भार आ जाएगा लंबाई से। अगर आपके शरीर में भार और ऊंचाई या लंबाई में कुछ परिवर्तन हो रहा है ना, तो यह वृद्धि है। और विकास में क्या होता है, इसमें मानस विकास के अंतर्गत शारीरिक का भी वृद्धि होती है, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि पक्ष ये सब आता है। तो विकास होगा जिसमें शारीरिक भी होगा, मानसिक, सामाजिक, इसमें अगर परिवर्तन आता है तो विकास कहलाता है। तो वृद्धि में केवल क्या होगा, ये शारीरिक परिवर्तन होता है, और विकास में दोनों हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड है आपका कि वृद्धि और विकास में ही वृद्धि केवल मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक कहने का मतलब वृद्धि को आप नाप तौल सकते हैं। ठीक है, लेकिन विकास का मात्रात्मक के साथ साथ भी गुणात्मक दोनों होता है, और गुणात्मक को आप तौल या नाप नहीं सकते। तो वृद्धि हमेशा क्या होगा, केवल मात्रात्मक होगा, विकास जो होगा मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन को दिखता है, पहले ये बताएं, और विकास शारीरिक परिवर्तन को जोड़ते हुए संपूर्ण परिवर्तन को दिखाता है। ठीक है, तो चलिए अगला है कि वृद्धि विकास में वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाता है। वृद्धि क्या होता है ना, एक समय में रुक जाती है। जैसे भी है ना, चाहे पेड़ हो, पौधे हो या जीव जंतु हो, क्या वृद्धि जब करता है तो कुछ समय के बाद वे रुक जाते हैं। लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है, जब तक आप जीवित है विकास होते रहेगा। और वृद्धि मापन योग्य है ना, अभी बताए मात्रात्मक है तो माप सकते हैं, विकास मापन योग्य नहीं है क्योंकि विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है, और जो विकास होता है विकास की दिशा निश्चित होता है। वृद्धि विकास का एक छोटा सा अंश और विकास परिवर्तन को संपूर्ण में संबोधित करता है। वृद्धि जो होता है ना वो मूर्त वृद्धि यानी मूर्त होती है, क्योंकि इसका स्वरूप बाह्य होता है, इसे देख सकते हो वृद्धि को, है ना। शारीरिक भी होता है, वृद्धि का होता है, ये शारीरिक होता है तो शरीर को तो देख सकते हैं ना। इसका स्वरूप बाह्य स्वरूप होता है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का बढ़ना, तो ये क्या है, मूर्त है। लेकिन विकास अमूर्त होता है, दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसका स्वरूप बाह्य नहीं है, यह आंतरिक होता है ना। वृद्धि विकास में आ सकता है, ये कहता है कि वृद्धि विकास में आ सकती है या नहीं भी आ सकता है, लेकिन विकास जो है ना वह व्यक्ति की क्रियाशीलता के सुधार कर वृद्धि को शामिल कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। ठीक है, विकास के सिद्धांत, अब यहाँ से सवाल पूछेगा विकास के सिद्धांत से आपको। तो विकास के सिद्धांत तो निरंतरता का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं सतत विकास। विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलती है, कभी नहीं रुकती है। तो यहाँ से आपका जो सवाल बनेगा डायरेक्ट बनेगा, विकास कैसे चलती है, यह गर्भ अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती है, या जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक चलता है, या विकास है ना कुछ हद के बाद यानी कुछ टाइम के बाद रुक जाता है। तो आपको ये बताना है कि विकास क्या होता है, ये माँ की गर्भ से ही क्या होता है, शुरू होता है, और ये जीवन पर्यंत चलते रहता है। तो इसी को कहते हैं क्या, है ना, सतत विकास, यानी निरंतरता का सिद्धांत, विकास कभी नहीं रुकता है। ठीक है, चलिए। और व्यक्तिगत भिन्नता, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या है। देखो, भिन्नता का मतलब होता है अलग अलग। तो विकास की दर सभी में भिन्न भिन्न पाया जाता है, चाहे दो बच्चे जुड़वा हो किंतु फिर भी अपने भिन्नता पाई जाती है। अर्थात विकास की दर और गुणवत्ता प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न यानी अलग अलग पाया जाता है। तो व्यक्तित्व भिन्नता, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो भी बच्चे है ना, दो बच्चे अगर एक ही समय पे अगर जुड़वा ही पैदा क्यों ना हो, तो उसमें जो विकास होगा वो अलग अलग दर से होगा। ठीक है, तो इसी को कहते व्यक्तिगत भिन्नता, है ना। सारे व्यक्ति क्या है, एक दूसरे से अलग है, और इसका विकास जो होता है ना वो अलग अलग होता है। तो ये कहलाता है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया।
अगला है कि विकास का प्रसार सामान्य से विशिष्ट क्रिया की ओर होता है। विकास पहले क्या होगा, सामान्य होगा, फिर वह विशिष्ट चीज़ों का विकास होता है। तो विकास हमेशा किधर से किधर जाएगा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। तो यहाँ से सवाल पूछेगा विकास विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट। तो आपको बताना है पहले सामान्य चीज़ों का विकास होती है, फिर विशिष्ट क्रियाओं की ओर होता है। चलिए अगला स्लाइड में है कि जैसे उदाहरण में दिए हैं कि बच्चे के भाषा विकास में पहले शब्द आएंगे, उसके बाद वे अक्षर आएंगे, फिर वे तुलना के ध्वनि को बोलता है। तो विकास क्या हुआ, मतलब हुआ तो शरीर से जटिल नहीं कर सकते हैं, ये क्या होगा, साधारण से विशेष की ओर गया। तो बच्चे पहले क्या करते हैं, कुछ शब्द यानी वर्ण को बोलते हैं, शब्द को, फिर अक्षर, तुलना, ये सब क्या होता है, विकास। अंत संबंध का सिद्धांत, अंत संबंध के कारण विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे सामाजिक पक्ष विकास के भावनात्मक पक्ष को प्रभावित करेगा, उसी प्रकार विकास के सभी पहलू एक दूसरे के साथ संबंध और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अंत संबंध का सिद्धांत, अगर विकास के कोई एक पहलू पर अगर परिवर्तन होगा तो वह विकास के सारे पहलू पर क्या करेगा, है ना, उसका परिवर्तन करेगा। तो इसीलिए कहते हैं अंत संबंध का कारण यह हुआ, विकास सभी पक्ष से एक दूसरे से जुड़ा है। कोई भी पक्ष में परिवर्तन होगा तो वह, है ना, सारे पक्ष को प्रभावित कर देगा। तो वही तो कहता है कि सामाजिक पक्ष विकास के भावनात्मक पक्ष को भी प्रभावित करेगा। उसी प्रकार विकास के सभी पहलू एक दूसरे के साथ संबंध है, जुड़ा हुआ है, एक के दूसरे को प्रभावित करेगा, है ना। एक में अगर परिवर्तन आए तो दूसरे में भी प्रभावित होगा। तो ये अंत संबंध का सिद्धांत कहलाता है। भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या है, प्रत्येक बच्चे की वृद्धि और विकास की दर भविष्य के या तो शारीरिक या बौद्धिक विकास का अनुमान करने का क्षेत्र होता है। तो यहाँ से सवाल पूछेगा, क्या विकास की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्या विकास की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकते हैं। आपको जब भी सटीकता देगा तो हम सटीकता से नहीं कर सकते हैं, कुछ हद तक, है ना, क्या कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कुछ हद तक। कैसे, जैसे ही कोई भी बालक पहले जाएगा वह शिशु अवस्था में, है ना, फिर वो जाता है बाल्य अवस्था में, फिर वो जाता है किशोर अवस्था में। तो इससे क्या पता चलता है कि विकास का कुछ हद हम क्या कर सकते हैं, है ना, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि पहले बालक, है ना, शिशु अवस्था में है, फिर बाल्य में जाएगा, है ना, फिर उत्तर बाल्य अवस्था में जाएगा, फिर वो मतलब क्या होगा, किशोर अवस्था में जाएगा, फिर प्रौढ़ अवस्था में जाएगा। तो कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी किया जा सकता है, पूर्णतः नहीं। विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत, जन्म से पहले और पूर्व यानी जन्म से पूर्व और जन्म के बाद मानव का विकास एक प्रतिमान यानी समान क्रम से होता है। जैसे शरीर का विकास हो गया, गति या भाषा का विकास, बुद्धि का विकास निश्चित क्रम में स्थान लेता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा निश्चित होता है, विकास की दो स्वरूप में गति करता है। एक होता है शीर्षगामी, जिसको बोलते हैं, है ना, मस्तकाधोमुखी या तो सेफेलोकोडल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिद्धांत। यहाँ से सवाल हर बार पूछा जाता है, तो यहाँ से सवाल पूछेगा, आपको इसको, है ना, समझना बहुत ज़रूरी। देखिए शीर्षगामी क्या होता है, और शीर्षगामी कहते हैं किसको, है ना, शीर्षगामी यानी सिर से पैर की ओर, मस्तकाधोमी वही होता है यानी मस्तक से चरण की ओर, सेफेलोकोडल ही बोलते हैं इसको। तो ये शीर्षगामी का जो सिद्धांत होता है, क्योंकि देखो यहाँ से सवाल पूछेगा, है ना, डायरेक्ट है यहाँ से कि विकास की जो दिशा होती है वो कैसा होता है। तो विकास की दिशा हमेशा निश्चित होता है, और विकास हमेशा दो ही दिशा में वो क्या करते हैं, निरंतर विकास होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी दिशा में विकास निरंतर होता है। तो पहला होता है कि शीर्षगामी, यानी जो विकास होगा इसका स्वरूप जो होगा वो शीर्षगामी भी होगा। तो शीर्षगामी ये कहता है कि शीर्षगामी से तात्पर्य है कि विकास जो है ना अनुदैर्ध्य दिशा में आगे बढ़ता है, जो सिर से पैर तक होता है, अर्थात शीर्षगामी सिद्धांत वे अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो सिर से अगर विकास पैर की ओर होता है, इसी को कहते हैं शीर्षगामी, या तो आप कह सकते हैं इसको मस्तका यानी ऐसे ही बोल सकते हैं, मस्का दो मुखी यानी सेफेलोकोडल सिद्धांत, इसी को बोलते हैं जब विकास सिर से पैर की ओर होता है। और अगला दूसरा होता है, उदाहरण के तौर में ले लें कि उदाहरण के लिए बच्चा पहले अपने सिर का पर नियंत्रण करता है ना, फिर वह भुजाओं पर और फिर पैरों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि विकास सिर से कहाँ तक होता है, सिर से पैर की ओर, सिर से कहाँ तक, पैर की ओर होता है। ठीक है, यहाँ। और दूसरा होता है कि अधोगामी, अधोगामी या तो इसको बोलते हैं समीप दूरामुखी, ये क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है,
तो केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होता है ना, उसी को कहते हैं अधोगामी, या तो कभी आपको दे देगा समीप, है ना, दूरामुखी। इस सिद्धांत के अनुसार विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है, यानी बाह्य की ओर होता है केंद्र से। उदाहरण के लिए बच्चा पहले बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है और फिर छोटी मांसपेशियों से श्रेष्ठ गतिविधियां करता है। और इसका तात्पर्य यह है कि बच्चा पहले भुजा पर नियंत्रण करता है, फिर नियंत्रित करने की योग्यता विकसित करता है, और फिर वह अंगुलियों और अन्य भागों पर नियंत्रण कर पाता है ना। अब देखे होंगे कि कोई भी शिशु होता है ना, पहले सबसे पहले, है ना, वह अपना अंगुली, है ना, बंद रखते हैं, मुट्ठी बांध के रखते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, उसकी भुजाओं में विकास होते जाता है, और धीरे धीरे फिर उसकी अंगुलियों में विकास होता है। तो इससे पता चला विकास किधर से किधर जाता है, केंद्र से बाहर की ओर विकास जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं केंद्र से बाहर की ओर गए तो इसको कहते हैं अधोगामी, यानी समीप दूरामुखी। ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग चलाना सीखता है, और फिर आगे यानी अंगों के भागों को चलाना सीखता है, और अंत में सभी एकीकृत हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं एकीकृत का सिद्धांत। उदाहरण के लिए यदि किसी बालक के आगे एक खिलौना रखा है तो वह थोड़ा दूर है, तो वह उसे अपने पूरे शरीर को हिलाकर घसीटते हुए खिलौने तक पहुंचता है। ठीक, फिर हाथ का इस्तेमाल करके उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा है, और अंत में दोनों क्रियाओं को जोड़कर वो खिलौनों को क्या कर लिया, हाथ में ले लेता है। तो ऐसे ही एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंत क्रिया का सिद्धांत। तो विकास जो है ना, वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों के गुणनफल यानी प्रक्रिया का उत्पादन है। अर्थात विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो यहाँ से सवाल पूछेगा कि वंशानुक्रम एवं वातावरण अंत क्रिया का सिद्धांत। विकास जो है ना, वंशानुक्रम और वातावरण की क्या होता है, गुणनफल प्रक्रिया है। अब सवाल पूछेगा क्या गुणनफल प्रक्रिया है, योगफल प्रक्रिया है, भागफल है। ठीक है। तो आपको बताना है ये गुणनफल प्रक्रिया है। ठीक है। तो यानी वंशानुक्रम वातावरण एक दूसरे से अंत क्रिया करके ही विकास करते हैं। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों आता है। ठीक है। तो ये याद रखना है। आगे के विकास ही बराबर इसका ही जो बताएं वही है ना, विकास बराबर होता है वंशानुक्रम, है ना, इनटू वातावरण, यानी वंशानुक्रम और गुणनफल होता है किसका, वातावरण। दोनों का गुणनफल से ही विकास होता है, जिसको कहते हैं डेवलपमेंट, है ना, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। यानी डेवलपमेंट डी बराबर विकास होता है कि डी बराबर एच इंटू कितना, ई। अब यहाँ सवाल पूछेगा कि मतलब विकास बराबर क्या होता है, आपको डी दे देगा बराबर एच इंटू एच दे देगा, या सी, है ना, ई इंटू ई दे देगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि विकास क्या होता है, दोनों का परिणाम का गुणनफल होता है। ठीक है। चक्राकार या वर्तुकार का सिद्धांत। विकास कभी रेखीय नहीं होता है, यानी विकास कभी सीधी रेखा में गति नहीं करता है। अर्थात, है ना, बच्चे की लंबाई, चौड़ाई, भार, आकार सभी रूप में बालक का विकास होता है। तो चक्राकार या वर्तुकार का सिद्धांत, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन अगर पूछेगा कि विकास की दिशा कैसी होती है, तो विकास की दिशा निश्चित होगा। कैसे होगा, या तो सिर से पैर की ओर होगा, या तो केंद्र से बाहर की ओर होगा। लेकिन वर्तुकार में या तो चक्राकार में क्या होता है, विकास है ये रेखीय नहीं होता है। ठीक है। ये कभी सीधी रेखा में चल सकता है, ये कभी मतलब वो तिर्यक रेखा में भी चल सकता है। तो इसी को कहते हैं वर्तलाकु, है ना, एक इसका चक्राकार का सिद्धांत। अगला है कि अविलोमिता का सिद्धांत। विकास में पलटावी, है ना, पन नहीं पाया जाता है। जैसे में अगर बच्चा शिशुअवस्था से बड़ा होकर बाल्य अवस्था में पहुंच गया तो दोबारा वह वापस होकर शिशु अवस्था में नहीं पहुंच सकता है। तो उसको कहते हैं अविलोमिता का सिद्धांत, जिसमें क्या होता है कि आगे जाने के बाद पीछे नहीं आ सकते हैं। तो ठीक है, उसी को बोलते हैं अविलोमिता। अगला दिया है कि विकास का, है ना, असमान गति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की गति कभी तेज कभी धीमी होती रहती है। जैसे शिशुअवस्था में शरीर विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, फिर धीमा हो जाता है, फिर जब वह, है ना, किशोर अवस्था में जाते हैं तो फिर वह तेज़ी से हो जाता है। तो इसको कहते हैं विकास का असमान गति का सिद्धांत, है ना।
ये मतलब असमान मतलब अलग अलग गति का सिद्धांत बोल सकते हैं, ये समान गति का सिद्धांत नहीं होता है, ठीक है। शिशुआवस्था में पहले शरीर का विकास काफ़ी होता है, फिर जब आप बाल्य अवस्था में जाएंगे तो वो धीमी होता है, फिर जाके किशोर अवस्था में फिर तेज हो जाता है। तो इसको कहते हैं विकास का असमान गति का सिद्धांत है। विकास का परिवर्तनीय गुण का सिद्धांत में विकास में परिवर्तनीय का गुण पाया जाता है, क्योंकि उचित वातावरण देकर बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। विकास का परिवर्तनीय गुण का सिद्धांत है ना, इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी बालक में है ना बाल्य अवस्था में अगर विकास नहीं हुआ है, उतना विकास होना चाहिए जितना कि नहीं हुआ है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, पुनः यानी दोबारा से विकास किया जा सकता है। जब हम उसको क्या करें, सही वातावरण दें तो उसका भी विकास हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं विकास का परिवर्तनीय गुण का सिद्धांत। यानी विकास में परिवर्तनीय गुण पाया जाता है, क्योंकि उचित अगर वातावरण दे बच्चे को तो उसके व्यवहार में परिवर्तन को ला सकते हैं हम। विकास के आयाम, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है, क्योंकि विकास बहुआयामी और बहुदिशीय होता है। विकास बहुआयामी है जिसका अर्थ है कि शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास जैसे कारकों की गतिशील अतिक्रिया शामिल होता है। इसको कहते हैं विकास के आयाम। बालक के विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक है ना संवेदनात्मक क्षेत्र में बांटा गया है। शारीरिक विकास, इसके अंतर्गत शरीर में होने वाले परिवर्तन जैसे कि शरीर, मस्तिष्क, पेशी कौशल, स्वास्थ्य परिवर्तन आता है, तो ये शारीरिक विकास कहलाते हैं, है ना। स्थूल गत्यात्मक कौशल, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है। स्थूल गत्यात्मक कौशल, स्थूल मतलब होता है क्या, बड़ा, क्या होता है, बड़ा होता है। तो आपको बताना है स्थूल गत्यात्मक कौशल में इसके अंतर्गत हाथ, पैर तथा शरीर के अन्य बड़े अंग शामिल होते हैं, अर्थात जिस कार्य को करने में बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता हो। तो समझ गए, स्थूल गत्यात्मक कौशल में क्या होता है, इसके अंतर्गत हाथ, पैर तथा शरीर के अन्य बड़े मांसपेशियाँ होते हैं, और अर्थात जिस कार्य को करने में बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए दौड़ना, तैरना, सीढ़ियाँ चढ़ना, इसमें क्या होता है, बड़ी मांसपेशियाँ भाग लेता है, तो ये क्या कहलाता है, इसी को स्थूल गत्यात्मक कौशल कहलाता है ना। दौड़ना, तैरना, है ना, सीढ़ियाँ चलना, ये सब क्या है, स्थूल गत्यात्मक कौशल होता है। और दूसरा होता है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, तो छोटा यानी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में जिस कार्य को करने में छोटी मांसपेशियों का प्रयोग हो, या सुई में धागा लगाना, लिखना, मटर छीलना, पन्ने पलटना, अर्थात सूक्ष्म या गत्यात्मक कौशल में अंगुलियां कलाई प्रयोग में आती हैं, तो उसको कहते हैं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, जिसमें क्या करते हैं हम अंगुलियों से काम लेते हैं, तो वो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होता है। लेकिन स्थूल में क्या करते हैं हम, बड़ी मांसपेशियों उसमें भाग लेता है, तो बड़ी मांसपेशियों से जो कार्य करते हैं उसको कहते हैं स्थूल गत्यात्मक कौशल। और जब छोटी मांसपेशियों का भाग लेते हैं, यानी मतलब जब हम अंगुली या कलाई से कोई कार्य करते हैं, तो उसको कहते हैं हम सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, ठीक है। चलिए, और संज्ञानात्मक विकास, यह बुद्धि से जुड़ा विकास है। इसके अंतर्गत समस्या समाधान, तर्क, चिंतन, विचार, सृजनात्मकता, कल्पना आदि ये सब आते हैं संज्ञानात्मक विकास में। अब क्या क्या शामिल होते हैं, तो ये भी है ना इम्पोर्टेंट है। इसमें बुद्धि वृद्धि होगी, वृद्धि के इसके अंतर्गत समस्या समाधान, तर्क, चिंतन, विचार, सृजनात्मक, कल्पना, ये सब हम लोग मस्तिष्क करते हैं, यानी संज्ञानात्मक विकास कहलाते हैं इसी को। सामाजिक विकास में इसके अंतर्गत सामाजिक मापदंडों के अनुसार अनुकूलन करना सीखते हैं। भावनात्मक विकास में इसमें भावनाओं, संवेग तथा भावनात्मक बुद्धि शामिल होते हैं। तो आज यहीं तक, ठीक है, मिलते हैं अगली